इंडिया ने अभी एफडीआई रूल्स के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करे हैं जिसकी वजह से ईएमएस इंडस्ट्री को अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। और जिनको अगर ऑलरेडी पता है ईएमएस इंडस्ट्री क्या है तो उनको यह भी पता होगा ईएमएस इंडस्ट्री अभी इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जिसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होनी है, उसकी डिमांड इंक्रीज पे इंक्रीज ही होनी है। क्योंकि अभी अपन पूरा का पूरा चाइना पे डिपेंडेंट है, अपन सारी चीजें चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाली मोबाइल वगैरह सब कुछ चीजें। तो इंडिया गवर्नमेंट को भी ये पता है कि हमको चाइना से डिपेंडेंसी हटानी है, इसलिए गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करती है। गवर्नमेंट भी यहाँ पर बहुत सारी सब्सिडीज ऑफर करती है कंपनीज को जो ईएमएस के अंदर होती है। तो वैसे भी बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर है ईएमएस इंडस्ट्री के जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा ग्रोइंग लेवल पे है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। उन सारे फैक्टर्स के साथ साथ एक और ग्रोथ फैक्टर जुड़ गया है, दैट इज एफडीआई रूल्स में भी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आइए बात करते हैं अपन डिटेल के अंदर कि एग्जैक्टली ईएमएस इंडस्ट्री होती क्या है, गवर्नमेंट इसको कैसे प्रमोट करती है, एफडीआई रूल्स के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, और ईएमएस इंडस्ट्री का मार्केट और उसके टॉप 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के कौन से 5 कंपनीज के अंदर डील करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू क्लैरिफाई यू, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, दिस इज नॉट ए बाय और सेल एडवाइस, ये केवल एजुकेशनल पर्पस से है। चलो आइए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले तो ईएमएस इंडस्ट्री क्या होती है, जिनको नहीं पता, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखोगे, जैसे मोबाइल फोन हो गया, जैसे ये सैमसंग का मोबाइल फोन है, आपको क्या लगता है सैमसंग ने बनाया? नहीं, सैमसंग मोबाइल को बनाता नहीं है, वो बस एक डिजाइन करके बता देता है और बनवाता कहीं बाहर से है। तो जैसे सेम एप्पल है, मोटोरोला है, जितने भी मोबाइल फोन इंडस्ट्रीज है, लैपटॉप है, ये कोई भी, जैसे एप्पल का एग्जाम्पल, ये खुद से नहीं बनाता, ये केवल डिजाइन करके ईएमएस की कंपनीज होती है, ईएमएस कंपनीज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज को वो कंपनीज को बोल देते हैं कि ये मोबाइल हमको बना के दो। जैसे इंडिया के अंदर है डिक्सॉन, डिक्सॉन वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है अगर आप ईएमएस इंडस्ट्री को समझना चाहते हो। तो अब ये जो एप्पल है, सैमसंग है, शाओमी है, ये सारे लोग खुद से फोन नहीं बनाते, डिजाइन करके डिक्सॉन को बोल देते तू बना, और वापस सैमसंग का टैग लगा के चिपका देते हैं। सेम वैसे मोबाइल के साथ लैपटॉप हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, एलईडी टीवी हो गई, ट्यूबलाइट्स हो गई, बल्ब हो गए, ये सब चीजें कोई भी कंपनी नहीं बनाती है, सब ईएमएस बनाते हैं। तो अब आप देख लो ईएमएस इंडस्ट्री कितनी ज्यादा ग्रोइंग है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की आपको लगता है कि डिमांड कम होने वाली है? आंसर इज नो, डिमांड इंक्रीज पे इंक्रीज होते जानी है। तो इंडिया के अंदर ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीज मैन्युफैक्चर होती है? तो होता है मोबाइल, एसी, वॉशिंग मशीन, सेट टॉप बॉक्स, एलईडी टीवी, एलईडीज, ईवीज, डिफेंस इक्विपमेंट, स्मार्ट मीटर, ऐसे बहुत सी चीजें, ये सब चीजें इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होती है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन आगे चलते हैं। तो अब अपन ईएमएस इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो अभी एफडीआई रूल्स में से क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से ग्रोथ हो सकती है। तो देखो, अगर एफडीआई रूल्स क्या होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, की इंडिया के बाहर से कितना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाहर वाले लोग इंडिया में कर सकते हैं। तो पहले क्या कर दिया था 2020 में कोविड के टाइम पे, क्योंकि बॉर्डर की टेंशन बहुत बढ़ गई थी, तो इंडिया की जो भी नेबरहुड कंट्रीज है जिनके साथ बॉर्डर टच होता है, एग्जाम्पल किसके साथ बॉर्डर टच होता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इन सब के साथ। तो 2020 में गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया कि भाई जितनी भी बॉर्डर वाली कंट्रीज है ना, उनसे इंडिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी, गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट चाइना वाले, पाकिस्तान वाले इंडिया में नहीं कर सकते, क्योंकि बॉर्डर टेंशन थी, कुछ स्ट्रेटेजिक रीजन से, उस वजह से। तो इस वजह से पता है सबसे नेगेटिव इंपैक्ट क्या आया? जो भी ग्लोबल फंड है, ग्लोबल फंड जो पूरे वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करते हैं, जैसे आपको ब्लैक रॉक का आपने नाम सुना होगा, ब्लैक रॉक हो गया, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी ग्लोबल फंड है, ग्लोबल वेंचर लिस्ट है, चाहे वो सिंगापुर की कंपनी है, चाहे वो सिंगापुर का फंड है कि मेनली तो वो सिंगापुर में चलता है, या फिर वो यूएई का फंड हो, ऐसे बहुत से फंड है ग्लोबल फंड। अगर इस सिंगापुर फंड, यूएई फंड के अंदर 1%, सिर्फ 1% भी अगर चाइना का स्टेक हो, कि ये है तो सिंगापुर का फंड या यूएई का फंड या कोई भी ग्लोबल फंड, अगर 1% भी इसमें चाइना का इंटरेस्ट हो, तो इन फंड को भी मना कर दिया, तुम भी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ा दिक्कत ये हो गई कि इससे इंडिया को बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये हमने गलती कर दी, इससे जितने भी ग्लोबल फंड थे अब वो इंडिया में इन्वेस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आ पाया था, वो रुक गया था। ग्लोबल फंड भी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे अगर थोड़ा सा भी चाइनीज स्टेक उसके अंदर था तो अब उसके बाद गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि यार ये गलती हो गई थी। अब इस गलती को इन्होंने इंप्रूव करा और अच्छी तरीके से सही करा इसको। इन्होंने अब क्या करा कि कोई भी ग्लोबल फंड जिसके अंदर अगर 10% तक चाइना का, मतलब कोई भी चाइना, पाकिस्तान, इनका अगर 10% तक अगर इंटरेस्ट है, कि ये पूरा का पूरा ग्लोबल फंड है, 10% तक अगर चाइना का इन्वेस्टमेंट है इस ग्लोबल फंड में, तो कोई भी दिक्कत नहीं है,
कोई भी गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल। तो इससे क्या होगा, अब ये जितने भी बड़े बड़े ग्लोबल फंड है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर अच्छा आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। दूसरी चीज क्या हुई है, एक और इन्होंने अच्छी चीज करी है कि कोई भी इंडियन कंपनी और कोई भी बाहर की कंपनी अगर पार्टनरशिप करना चाहती है, जेवी करना चाहती है, एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं जो अपने मेन यहां पे सबसे ज्यादा काम आएगा, इंडिया और चाइना। अगर इंडिया की कंपनी और चाइना की कंपनी पार्टनरशिप करना चाहती है, दोनों मिलकर कोई जॉइंट वेंचर बनाना चाहती है, तो गवर्नमेंट ने रूल्स को रिलैक्स कर दिया है। गवर्नमेंट ने कहा कि आपको जो अप्रूवल लेनी है वो हम अप्रूवल प्रोसेस कर देंगे 60 डेज के फास्ट ट्रैक प्रोसेस में। 60 दिन के अंदर अंदर हम ना अप्रूवल को मतलब या तो रिजेक्शन या फिर जो भी अप्रूवल होगा हम वो कर देंगे, मतलब 60 डेज की प्रोसेसिंग लगा दी और ये अप्रूवल होना शुरू हो गई है। ये रूल्स के अंदर अभी बहुत रिसेंटली चेंज हुए, 10 एक दिन पहले, 10-15 दिन पहले, और अभी से इंडिया और चाइना की बहुत सारी जेवीज बनना शुरू हो गई है ये रूल्स आने के बाद। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट होगा कि इंडिया और चाइना पार्टनरशिप कर पाएंगे बहुत सी नई चीजों के अंदर। एग्जैक्टली ईएमएस इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट होने वाला है इसका आप ये समझो। तो होना क्या है कि ईएमएस इंडस्ट्री में इंडिया की इंडस्ट्री का काम क्या होता है, इंडिया को जैसे अगर इंडिया के अंदर डिक्सन टेक्नोलॉजी है तो डिक्सन टेक्नोलॉजी मोबाइल को केवल असेंबल करता है, उसको मोबाइल को असेंबल करता है, एसी बनाता है या बहुत सी टेक्नोलॉजी वाली चीजें बनाता है। तो इंडिया के पास अभी इतना टेक्नोलॉजी नो हाउ नहीं है जितना चाइना के पास है। ये चीज अपन एक्सेप्ट करते हैं कि मेन टेक्नोलॉजी इंडिया के पास अभी इतनी ज्यादा नहीं है, चाइना के पास बहुत ज्यादा है। तो अपन को टेक्नोलॉजी नो हाउ चाहिए होता है। तो अब इस फास्ट ट्रैक अप्रूवल से क्या होगा, 60 डेज फास्ट ट्रैक अप्रूवल से होगा कि अपन चाइना के साथ बहुत ज्यादा जेवीज बना लेंगे कि जो इंडिया की कंपनीज है वो चाइना के साथ ज्वाइंट वेंचर बना लेगी, उनसे उनको टेक्नोलॉजी इजीली मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा एग्जांपल यही होगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत इजीली आ जाएगा अपने पास चाइना से, 60 डेज की प्रोसेसिंग इन्होंने जब से लगाई है। और इसका एक बेटर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल, डिक्सन टेक्नोलॉजी ने लॉन्ग चेयर, एक चाइना की कंपनी है, उसके साथ जेवी बना भी ली और वो जेवी अप्रूव भी हो गई है। ये चीज सबसे बढ़िया गई है। उसके बाद एक और सेकंड चीज जो अपने यहाँ पे मेन इंडिया भी जो करता है, मेन इंडिया क्या करता है, यहाँ पर मोबाइल को या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम उनको केवल असेंबल करता है, उनका केवल असेंबल प्लांट है। जो मेन जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट अभी भी अपन चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो यहां पर अपन इतना ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है कि उससे इंपोर्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। मोबाइल बनाना है तो मोबाइल का कैमरा कहां से आएगा, चाइना से आएगा, अपन यहाँ पे बस असेंबल करेंगे। तो अब होगा क्या, अपन चाइनीज कंपनीज के साथ जेवी बना लेंगे और उन जेवी को बोलेंगे, उस जेवी को अपन इंडिया के अंदर मतलब चाइना के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया के अंदर अपन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट डाल सकते हैं। इंडिया के अंदर ही अपन कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करेंगे जो चाइना से पहले मैन्युफैक्चर करते थे, बस चाइनीज को पार्टनर रखना पड़ेगा अपन को, तो सिंपल सी बात है। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया के अंदर शुरू हो सकती है चाइना के साथ जेवी बना के। इंडिया के अंदर ईएमएस इंडस्ट्री के सेक्टर और साइज क्या है, बट अगर वो इसके पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन आप प्रेस कर देना। तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। तो इंडिया के अंदर जो ईएमएस के सेक्टर एक बार मैं फटाफट से बता देता हूं, सोर्स केएनएन इंडिया का है। तो यहां पर जो 2025 के अंदर ईएमएस की साइज है, मतलब इंडस्ट्री की साइज इंडिया के अंदर 65 बिलियन यूएसडी की थी, 2025 के अंदर है मतलब थी। अब 2032 के अंदर एस्टिमेटेड है कि 167.8 बिलियन यूएसडी की हो जाएगी। तो ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे अपन लास्ट डिकेड से इंडिया का जो प्रोडक्शन हुआ ईएमएस का वो 6 टाइम इंक्रीज हुआ है। इवन इंडिया भी जो एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करता है, 8 टाइम्स एक्सपोर्ट बढ़ गया लास्ट डिकेड से। इवन मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट आप देखोगे तो एफवाई 2015 के अंदर केवल 1500 करोड़ का एक्सपोर्ट था, एफवाई 2024 के अंदर 1.2 लाख करोड़ का अपन एक्सपोर्ट करते हैं, 62% का सीएजीआर भी हो चुका है। अभी एट प्रेजेंट इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है मोबाइल मैन्युफैक्चरर के लिए। फर्स्ट तो ऑफकोर्स चाइना है, सेकंड अपन इंडिया है। तो इंडिया की जो ईएमएस इंडस्ट्री ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ग्रोइंग, आप खुद सोच लो, मोबाइल फोन, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कभी डिमांड कम होगी क्या, नहीं होगी, वो इंक्रीज होने वाली है। अब उसके बाद में देखो कि गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा था गवर्नमेंट को भी चाइना से डिपेंडेंसी को कम करना है कि चाइना से चीजें कम होकर इंडिया के अंदर ही सब कुछ शुरू हो। तो गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लगा दी है। पीएलआई क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, सिंपल चीजें, कैशबैक देना। आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे और सेल्स करोगे, स्पेसिफिकली सेल्स पे, अगर कोई भी ईएमएस की कंपनी, एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल के ले रहा हूं, हाइपोथेटिकल डिक्सन अगर उसकी सेल बढ़ा रहा है, सेल्स को इंक्रीज कर रहा है, तो जितनी सेल्स इंक्रीज होगी ना, वो गवर्नमेंट उसको कैशबैक देगी, कि तूने इतनी सेल इंक्रीज करी है, हमसे भी रुपए ले ले। तो एक तरह की सब्सिडी हो गई, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और बहुत ज्यादा सब्सिडी ऑलरेडी दे चुकी है। बजट 2026 के अंदर गवर्नमेंट ने ईएमएस पे बहुत ज्यादा बड़ा एलोकेशन रखा था, ईएमएस पे। इवन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया की इंडस्ट्री, जो इंडिया का ईएमएस सेक्टर है, वो एक्सपोर्ट पावर हाउस बन जाए। 40,000 करोड़ मतलब
500 बिलियन यूएसडी की गवर्नमेंट इसको इंडस्ट्री बनाना चाहती है कि इंडिया के अंदर इतना प्रोडक्शन हो और अपन सबको ये ईएमएस एक्सपोर्ट करे 2031 तक का गवर्नमेंट का ये टारगेट है 2031 तक का। तो ये गवर्नमेंट खुद इसको सपोर्ट करिए इस इंडस्ट्री को, क्योंकि सिंपल चीज है, यही फ्यूचर होती है कुछ चीजें। करते हैं इस ईएमएस इंडस्ट्रीज के अंदर अपने इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज डील करती है। अपन 5 कंपनीज की बात करते हैं, बट अगेन मैं वापस से क्लेरिफाई करता हूं, जो मैं कंपनीज आपको बताऊंगा दोस विल बी ओनली फॉर द एग्जांपल पर्पस, नॉट ए बाय और सेल एडवाइस, ये चीज आप ध्यान रखना। अब जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूं कौन कौन सी ईएमएस की कंपनीज इंडिया में डील करती है। पहली सबसे ज्यादा आपने पहले फेमस कंपनी सुनी होगी, मैंने भी बहुत बार नाम ले लिया अभी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस भी बहुत बार बना चुका हूं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी जिसका शेयर सितंबर 25 से लेकर अभी तक 45% डिक्रीज हो चुका है, क्रैश हो चुका है। अब इसका काम क्या, ईएमएस के जितने भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं वो बनाता है। मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, टीवी हो गया, ये वॉशिंग मशीन हो गया, ये सारी चीजें बनाता है। इसके जो मेजर क्लाइंट है आप देखो, सैमसंग, Xiaomi, OnePlus, मोटरोला, हालांकि कुछ चीजें अभी थोड़ा उसको कॉम्पिटिटर को शिफ्ट कर चुका है, पर फिर भी मोटरोला, ओप्पो, गूगल पिक्सल, ये सब इसके क्लाइंट है। तो इंडिया के अंदर जो मोबाइल बनता है ना, उसके 60% मोबाइल का शेयर तो ये अकेला ही बनाता है। और कंपनी की अगर फंडामेंटल की बात करूं, रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोइंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 31% का है, जो बहुत अच्छा होता है। पी रेशियो में देखो तो ये कंपनी अभी भी उसके इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड चल रही है। जहां कंपनी का पी, जहां नॉर्मली पी चलता है इंडस्ट्री का 49 चलता है, वही इसका पी चल रहा है 34 का चल रहा है। तो ये अच्छी बात है, कंपनी अंडर वैल्यूड है। इसका डेट टू इक्विटी भी इसका डिसेंट है, डेट ज्यादा नहीं है, 0.34 का इसका डेट चल रहा है। तो अगर मैं इस कंपनी के बाद में एक और मैंने अभी आपको बताया था कि अदर फैक्टर की बात करूं, तो इसने जेवी बना ली है। 3 मार्च 2026 को इसकी जेवी अप्रूव हो गई थी। डिक्सोन का मतलब पार्टनरशिप कर ली थी। डिक्सोन के पास 74% पार्टनरशिप शेयर है और लॉन्ग शेयर है चाइना का। तो इन्होंने स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच बनाने, मैन्युफैक्चर करने के लिए जॉइंट वेंचर बना लिया है। और साथ में इसका एक और जेवी पेंडिंग है, जिसकी भी अप्रूवल एस्टिमेटेड है कि 1 महीने के अंदर अंदर ही मिल जाएगी। एक और एक इसको जो मोबाइल की डिस्प्ले फोन बनानी होती है, तो डिस्प्ले फोन बनाने के लिए भी इसने एक और जेवी बनाने के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है। और सामने वाली कंपनी ने तो अप्रूव कर दिया, बस गवर्नमेंट भी एक्सपेक्टेड है कि 1 महीने के अंदर अप्रूव कर देगी। तो ये एक और जेवी पेंडिंग है। तो मतलब ये बेनिफिट होना शुरू हो गए हैं। इसको रिसेंट ऑर्डर भी मिला है गूगल पिक्सल से कि भाई 45 मिलियन यूनिट्स एनुअली उनको सप्लाई करनी है गूगल पिक्सल को। तो ये डिक्सन टेक्नोलॉजी है, इनको ये जेवी वगैरह से इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो एक बार आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो। बट ये तो मैंने यहाँ पे ना एक और बेसिक फंडामेंटल बताया, जो बेसिक मिनिमम फंडामेंटल आपको देखने होते हैं। आपको अगर और डिटेल फंडामेंटल देखने की एक्जैक्टली कंपनी के बैलेंस शीट पी&एल क्या है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई भी कंपनी के बारे में आपको पूछना हो तो। बाकी आप खुद क्या कर सकते हो, आप जैसे एंजल वन वेबसाइट पे जा सकते हो। एंजल वन वेबसाइट पे जाके आप कोई भी कंपनी सर्च करोगे, उसके फंडामेंटल मिल जाएंगे, समरी, पी&एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप वहां से भी देख सकते हो एंजल वन की वेबसाइट से। ठीक है, चलो अब अपनी नेक्स्ट कंपनी, बट अगेन वही, अगर उसके पहले आपने वीडियो लाइक नहीं करी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन नोटिफिकेशन याद से प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली मिलती जाए इंस्टेंटली, वरना आपको लेट मिलेगी वो वीडियोस। अब उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी केन्स टेक्नोलॉजी, जो सितंबर 25 से 50% अभी गिर चुका है। केन्स टेक्नोलॉजी का काम क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर करती है इंडस्ट्रीज के लिए, स्पेसिफिकली जो इंडस्ट्री के ऑटोमोटिव्स होते हैं, एरोस्पेस जो ऑटोमोटिव होते हैं, और एरोस्पेस जो होते हैं, एरोस्पेस इन द सेंस कि लाइक जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं वो एरोस्पेस, डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए, रेलवेज के लिए, हेल्थ केयर के लिए। तो चाहे ऑटोमेटिक हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटोमोटिव गाड़ी हो, या एरोस्पेस हो, या डिफेंस के इक्विपमेंट हो, रेलवे, हेल्थ केयर, सबके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैन्युफैक्चर करती है। वो भी आईओटी इनेबल। आईओटी इनेबल मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो स्मार्ट डिवाइसेस होती है, कि लाइक आजकल जो मशीन्स होती है, वो मशीन भी इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, अगर कोई प्रोडक्शन करने वाली मशीन है। डिफेंस इक्विपमेंट भी इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना के इनको सप्लाई करती है। और ये केवल इनको बनाती नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं करती, इन लोगों को डिज़ाइन भी बताती है कि इसको कैसे हम बनाएंगे, डिज़ाइन भी सप्लाई करती है। तो ये अच्छी चीज़ है। एक और फंडामेंटल देखिए तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट तो ग्रोइंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8% एक डिसेंट सा है। पी इसका बहुत ज़्यादा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मतलब कि इसका पी 49 मतलब इंडस्ट्री का पी 49 चल रहा है, इसका पी 62 चल रहा है। तो पी इसका थोड़ा ज़्यादा ये कंसिडर आप कर लेना। डेट टू इक्विटी इसका डेट बिल्कुल कम है, 0.19, डेट इसका ज्यादा नहीं है। तो ये सारी चीजें इसके लिए है। तो इसको जो अभी गवर्नमेंट ने एफडीआई रूल्स अनाउंस करे, इससे इसको बेनिफिट ये होगा कि ये पार्टनरशिप कर सकती है यूरोप और चाइनीज कंपनीज वगैरह के लिए, स्पेसिफिकली फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस टेक्नोलॉजी में इसको मदद चाहिए होती है बाहर के लोगों से, कि इसको कैसे और ज्यादा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इसकी जेवी यहाँ पे हेल्प कर देगी। और साथ में इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू ऑलरेडी इसके पास 5,000 करोड़ की ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ी है। तो इसकी जो अभी कंपनी की एग्जिस्टिंग सेल है, उसकी 2 टाइम्स तो इसके पास ऑलरेडी सेल्स पड़ी हुई है। तो 2 साल का तो इसका रेवेन्यू फिक्स ही फिक्स है।
साथ में इसने एक ओसेट प्लांट भी डालना शुरू कर दिया है, 2 ओसेट प्लांट है तेलंगाना और गुजरात के अंदर। ओसेट प्लांट जिसको नहीं पता, एक तरह का ये सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री होती है। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री मतलब जो सेमीकंडक्टर बाहर से आते हैं उन सेमीकंडक्टर की ये टेस्टिंग करती है, उन सेमीकंडक्टर को टेस्ट करती है और पैकेज करती है। तो वो होता है ओसेट प्लांट। इंडिया के अंदर भी बहुत कम ओसेट प्लांट है और इंडिया की गवर्नमेंट बहुत बढ़ावा दे रही है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और ओसेट प्लांट जितने ज्यादा हो सके यहाँ पे ओपन करो। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। बट एक नेगेटिव फैक्टर आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। कुछ टाइम पहले जब मैंने वीडियो अलग से बनाई भी थी, आप वो देख सकते हो, कोटक ने इसकी कुछ अकाउंटिंग के लिए कंसर्न रेज करे थे कि इसकी अकाउंटिंग पे सवाल उठाए थे कि इसकी अकाउंटिंग सही नहीं है। हालांकि कंपनी ने बाद में सब कुछ क्लेरिफाई कर दिया था कि सब कुछ सही है, वो एक गलत फहमी थी। तो एक ये फैक्टर आप कंसीडर कर लेना। उसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड कंपनी की, दैट इज अंबर एंटरप्राइजेस। तो अंबर एंटरप्राइजेस वैसे तो ईएमएस के अंदर डील करती है, पर एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। मेन इसका जो काम है, ये मेन बनाती है एसी, जो एयर कंडीशनर होते हैं। तो इंडिया के नंबर 1 में आती है 2 कंपनीज आती है, एक अंबर है और एक और अपन दूसरी की बात करेंगे जो एयर कंडीशनर बनाती है। तो जैसे वोल्टास, डेकन, हिताची, एलजी, पैनासोनिक सब इसी के क्लाइंट है। साथ में ये ईएमएस के बाकी प्रोडक्ट भी बनाती है, जैसे पीसीबी होते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं, साथ में मोटर्स, इन्वर्टर बोर्ड, ये सब भी बनाता है। तो ये कंपनी का अगर मैं बात करूं तो कंपनी जनरली तो एसी के अंदर डील करती थी, धीरे धीरे अब ये बाकी जगह भी डाइवर्सिफाई कर रही है। रेलवेज के इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनाती है, मोबिलिटी जो होती है गाड़ी उनके इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनाती है। तो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में धीरे धीरे ट्रांजिशन और ज्यादा कर रही है। तो इसको फायदा तो होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। स्पेसिफिकली क्यों कि इसको ना एयर कंडीशनर के कंप्रेसर बनाने के लिए और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, साथ में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने के लिए इसके पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इनको अच्छे से बना पाए। तो इसलिए इसको ये टेक्नोलॉजी की जरूरत बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, नो हाउ। तो जैसे ही जेवी बनेगी इसके पास ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी। और अब अगर मैं इसके फंडामेंटली बात करूं, वैसे तो रेवेन्यू प्रॉफिट सब कुछ ग्रोइंग है, बट दिसंबर 25 में इसको लॉस हुआ था, ध्यान रखना। क्यों लॉस हुआ था? देखो, वन टाइम लॉस हुआ था दिसंबर 25 में, क्योंकि इसकी कोई एक इन्वेस्टमेंट करा था इसने यूरोप में, आई थिंक। तो वो यूरोप का इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुका था, इसका वहां पे बर्बाद हो गया था। तो एक वन टाइम वो यूरोप का इन्वेस्टमेंट इसका डूब गया था, तो वन टाइम इनका लॉस हुआ था। बाकी कंपनी ठीक परफॉर्म कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी एक डिसेंट सा है, ओके ओके, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, 6% तक चल रहा है। डेट इसका कंपनी का थोड़ा ज्यादा है, ये चीज कंसीडर करना, कंपनी का डेट थोड़ा ज्यादा है, 0.77 डेट ज्यादा है यहाँ पर। पी रेशियो भी कंपनी का ज्यादा है, जहां इंडस्ट्री का पी रेशियो 49 है, इसका 127 है। तो ये 2 फैक्टर आप एक बार याद से कंसीडर करना, डेट ज्यादा है और पी रेशियो इसका ज्यादा है। अब मैं आगे आपको जो 2 कंपनी और बताने वाला हूं फाइनल, वो 2 कंपनी थोड़ी रिस्की कैटेगरीज के अंदर आती है, वो 2 कंपनीज। पर मैं एक बार आपको बता देता हूं, मैं केवल एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूं। तो आगे की 2 कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप वाली कंपनी जो थोड़ी रिस्की कंपनीज है। तो रिस्क आपको पता है, हाई रिस्क, हाई ग्रोथ, हाई चांसेस और लॉस ऑल्सो। ग्रोथ भी ज्यादा हो सकती है, लॉस भी ज्यादा हो सकता है, पर मैं केवल एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूं। जैसे एक है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एक है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। ये 2 कंपनी की मैं और बात करूंगा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का काम क्या होता है? देखो, ये जो जनरली जितनी भी ओईएम की ओईएम चीजें वो ही बनाता है, साथ में उनको डिजाइन भी करता है। ओईएम मतलब डिजाइन भी बना के देता है कि हम कैसे बनाएंगे, और सामने उनको बना के भी देता है। एसी, वॉशिंग मशीन, जितने भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ये सारे बनाता है। एसी, वॉशिंग मशीन, सेट टॉप बॉक्स, ये सब बनाता है। तो मैंने कहा था इंडिया में 2 ही नंबर 1 कंपनी है एसीज के लिए, एक तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था अंबर, दूसरी है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ये इनकी चीजों का काम है, सबसे मेन इसका एसी का ही काम है। इसके भी एलजी, वोल्टा सब इसके भी क्लाइंट है। सिरमा एसजीएस का क्या काम है? सिरमा एसजीएस का काम है ये कंज्यूमर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनाता, ये B2B इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, बिजनेस के लिए, जो इंडस्ट्रियल यूज होता है ना, जनरली इंडस्ट्रियल यूज के लिए या बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम बनाता है ये। जैसे पीसीबी हो गया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो गया, इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो आइटम्स चाहिए होते हैं, ऑटोमोटिव, डिफेंस, रेलवे सेक्टर, इनके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है। तो डिफेंस के पीएसयूज को ये बहुत ज्यादा सप्लाई करता है, क्योंकि जो डिफेंस के पीएसयूज होते हैं, बैल वगैरह, इन सब इनको भी इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत पड़ती है डिफेंस में, तो ये इनको सप्लाई करता है। एक्सपोर्ट भी करता है, यूरोप यूएस के अंदर ये एक्सपोर्ट भी करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब अगर अपन ये बात करें इनको कि इनके फंडामेंटल्स एक बार अपन देखें, तो ये जो पीजी है, इसका 35% ग्रोथ हुआ है क्वार्टर का, Q3 का रेवेन्यू का। वही इसका सॉरी 45% का ग्रोथ हुआ है सिरमा का। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ग्रोथ अभी जो हो रही है वो सिरमा की थोड़ी ज्यादा कंपैरेटिवली अच्छी चल रही है। Q3 के अंदर जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है इसका 56% हुआ है, सिरमा का 110% हुआ है। EBITDA मार्जिन इसका बिल्कुल फ्लैट है, मतलब चेंज नहीं हुआ है, जितना पहले था उतना ही था, इसका 13% हर क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है। साथ में पीजी के अंदर दिक्कत ये है कि उसके अंदर इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, वो डेट ज्यादा ले रहे, क्यों ले रहे? क्योंकि वो कैपेक्स पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, नए नए इंडस्ट्रियल प्लांट लगा रहे हैं, ये इसका रीजन है। पर वहीं पे इसके अंदर
जो फाइनेंस कॉस्ट है वो कम हुई है, सिरमा के अंदर फाइनेंस कॉस्ट कम हुई है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी सिरमा के अंदर इंक्रीज हुआ है, अच्छा ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट हुआ है, इसका थोड़ा डिक्रीज हुआ है। बट यही है कि पी रेशियो जो है वो पीजी का 60 चल रहा है, वही सिरमा का 85 चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है। पर कुछ लोग इसको जस्टिफाई करते हैं क्योंकि सिरमा की ग्रोथ भी ज़्यादा है, तो इसलिए इसका पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा जस्टिफाइबल है। ये बस लोगों के, मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यूज बता रहा हूँ। तो आपको इसमें से कौन से शेयर्स ठीक लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन बता देना। जो रिस्की शेयर थे लास्ट के 2 मैंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर दिया आपको। बाकी ये केवल एजुकेशन पर्पज से थी। अगर आपको कोई भी शेयर्स के लिए और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बता देना। और देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी एक जगह ऐसे मत करा करो। मतलब वैसे तो मेरी इन्वेस्टमेंट एडवाइस कहीं पे भी नहीं है, पर मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो तो डाइवर्सिफाइड रखो। पता नहीं एक इंडस्ट्री कब डूब जाए, कब वापस से गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज कर ले। ठीक है, बेनिफिट हो सकता है, तो आप डाइवर्सिफाइड रखो, थोड़ा इधर रखो, थोड़ा उधर रखो, थोड़ा उधर रखो। इवन अगर आपको कहीं पे भी पैसा डालने में रिस्क लग रहा है तो आप स्टॉक एसआईपी का फंक्शन भी यूज ले सकते हो। जैसे आजकल जो ब्रोकर्स होते हैं शेयर्स के लिए भी, जो ट्रस्टेड ब्रोकर्स है लाइक एंजल वन, तो एंजल वन जो है वो आपको स्टॉक एसआईपी का फीचर भी देता है कि आप स्टॉक में एसआईपी की तरह पैसा डाल सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा पैसा आपका हर महीने जाता रहेगा, तो आप थोड़ा रिलैक्स भी रहोगे। उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। बाकी आपको कुछ, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, नोटिफिकेशन याद से कर देना।